चलो। वृक्ष श्यामला विद्या मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी आचार्य बंधु भगिनी का मैं ठीक है, आवाज तो आ रही है। हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह है भाषा शिक्षण का तकनीक। किस तरह से किन तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि भाषा के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि तकनीक में सबसे पहला है भिन्नता का ज्ञान। हम जब कहीं भी कोई शिक्षण करते हैं, क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को भिन्नता का ज्ञान होना आवश्यक है। हर बच्चे एक समान नहीं होते, हर पारिवारिक व्यवस्था एक तरह की नहीं होती, हर बच्चों में वैचारिक भिन्नता पाई जाती है, फिर शारीरिक भिन्नता होती है। फिर समाज में आर्थिक भिन्नता भी पाई जाती है। कोई गरीब परिवार का बच्चा है और कोई अमीर परिवार का है और कोई मध्यम परिवार का है। हम सभी बच्चों को एक ही तरह से नहीं आंक सकते। तो भिन्नता के ज्ञान में सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कुछ बच्चे जो हैं वह ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हम और आप जो पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा उनके मैंने उसमें जो ग्राह्य क्षमता है वह हमारे पढ़ाने से ज़्यादा है। फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सामान्य स्तर के हैं, जिसको हम मेहनत करते हैं और उसका मुझे प्रतिफल मिलता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिस पर कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। उनमें जो कोई चीज़ ग्राह्य क्षमता जो है वह ग्राह्य क्षमता बहुत ही कम है। तो इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम क्लास में शिक्षण करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को एक स्तर से आंक लेने का अर्थ है कि आपने कक्षा में मात्र 10% बच्चे का ही आपने अध्यापन किया। फिर उसके बाद आता है पारिवारिक भिन्नता। पारिवारिक भिन्नता का ज्ञान भी रखना एक शिक्षक के लिए काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि हर परिवार का माहौल एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसा परिवार होता है जहां जन्म लेने वाले हर बच्चे टैलेंटेड होते हैं। उस परिवार का वैसा इन्वायरमेंट है और इसी दृष्टि से सभी शिक्षकों को कहा जाता है कि आप संपर्क करें ताकि आपको उस परिवार का अध्ययन होगा। इसलिए शिक्षक में पारिवारिक भिन्नता का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है और यह शिक्षण का एक बहुत बड़ा तकनीक है। अब है फिर वैचारिक भिन्नता का ज्ञान। जितने लोग होते हैं उतने प्रकार के विचार होते हैं। अब यह नहीं है कि हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, संघ के विचार को लेकर, हमारे सभी जो जितने अभिभावक हैं, हर परिवार का माहौल वैसा ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। और उस वैचारिक भिन्नता का ज्ञान रखते हुए हमको अध्ययन और अध्यापन का काम करना है। फिर है शारीरिक भिन्नता। हर बच्चे शारीरिक रूप से भी एक जैसे नहीं होते।
कोई भैया है, कोई बहन है, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमार है, किसी का शारीरिक संरचना ठीक है, कोई विकलांग भी है। तो एक मान लीजिए कोई टीचर अगर एक विकलांग बच्चे को यह कहे कि तुम्हें ओलंपिक में दौड़ना है, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए समय की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। अर्थात शारीरिक भिन्नता का ज्ञान रखना भी बहुत जरूरी है। बोले जो बच्चा जिस स्तर का है, कोई मान लीजिए विकलांग बच्चा है, तो वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उस पर ध्यान रखना। कोई मान लीजिए जिसको संगीत का जरा सा भी जिसमें टच नहीं है, हम चाहेंगे कि उसको संगीतज्ञ बना लेंगे, यह संभव नहीं है। फिर अगली बारी आती है आर्थिक भिन्नता का भी। हम कह तो देते हैं कि स्मार्टफोन खरीद लो, कंप्यूटर खरीद लो, लेकिन आप भी सोचिए क्या सभी बच्चों से यह खरीदना संभव है? और जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति माने जिस अनुरूप है, उसको भी ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर जो है हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास करना है। कम साधनों में ही मैंने उचित शिक्षा देने का प्रयास करना है। तो ये तो हो गया भिन्नता का ज्ञान। शिक्षण का सबसे पहला तकनीक है कि भिन्नता का ज्ञान होना। हम हर बच्चे को एक जैसे नहीं आंक सकते, सब बच्चों में अंतर होता है। हम उसको 2-3 श्रेणी में बांटकर हम उस बच्चे का सफलपूर्वक अध्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे क्लास में पढ़ने वाले 50-60 बच्चे को आप एक ही तरह से आंकेंगे तो कुछ बच्चे का तो विकास होगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी रह जाएंगे जिन पर आपके अध्यापन का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा तकनीक है कि शिक्षा के उद्देश्य का ज्ञान होना। शिक्षक के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षा के उद्देश्य की उनको पूरी जानकारी है। अब उद्देश्य में कई प्रकार के उद्देश्य हैं। यही कारण है कोई भी संस्था जब काम करती है तो उनका एक लक्ष्य निर्धारण होता है। उसी प्रकार शिक्षा का भी एक उद्देश्य है। कहा जाता है कि वर्ग में तो जाते हैं सभी शिक्षक, लेकिन बहुत कम ही शिक्षक कुछ पढ़ा पाते हैं। अर्थात जब वहाँ से हम निकलते हैं, जब हमारा समय समाप्त होता है, तो उस समय यह भी आकलन होना चाहिए कि यह जो मैंने 45 मिनट जो यहाँ दिया, उसमें हमारे बच्चे ने क्या आत्मसात किया। तो शिक्षा के तकनीक का जो है सबसे बड़ा यह बड़ी बात है कि शिक्षा के उद्देश्य का ज्ञान होना। इसमें क्या क्या है, तो स्वयं स्वाध्याय करना और दूसरे को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना, तभी हम अपने मकसद पर कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारे जेब में 10 रुपया है तभी हम किसी को 10 रुपया दे सकते हैं। अगर मेरे जेब में 5 रुपया है और हम अपेक्षा करेंगे किसी को 10 दे देंगे, वह देना संभव नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करना और बच्चों को भी सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करना। मधुशाला में लिखा गया है, स्वाध्याय से जुड़ा हुआ यह पंक्ति है, कभी न कन्वर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। कभी न कन्वर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। कितनों भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई चीज़ को, एक ही चीज़ को दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उसमें हम कुछ नया सीख रहे हैं। फिर बच्चे को जब हम उद्देश्य का ज्ञान
शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम लोगों को भली भांति जानकारी होनी चाहिए। यह कई प्रकार के जो है स्वाध्याय से जुड़ा हुआ बताए। फिर चारित्रिक उद्देश्य, शिक्षा चरित्र निर्माण में भी सहयोग करती है। हम जब क्लास जाते हैं तो हम बच्चों के चरित्र का उन्नयन करने का प्रयास करें, उनको अच्छा से अच्छा व्यक्ति, उनको शंकराचार्य, उनको स्वामी विवेकानंद, उनको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाने का प्रयास करें, उसमें अनुशासन लाने का प्रयास करें, क्योंकि यही विद्या का मूल उद्देश्य है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनवाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। कहा जाता है कि हे शिक्षा, यदि तुम मुझे अच्छा चरित्र नहीं दे सको तो तुम बेकार हो। अर्थात शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह है चारित्रिक उद्देश्य, और शिक्षण के तकनीक में यह जानकारी रखना पूरा आवश्यक है। फिर उसी प्रकार है आर्थिक उद्देश्य। आज हम सभी को यह मानते हैं कि विद्या वही है जिससे व्यक्ति बेरोजगारी से मुक्ति पा सके। कहने का मतलब है कि उसको जाकर के मैंने बेरोजगार जैसा जीवन जीना नहीं पड़े, आर्थिक उन्नयन हो सके। पुराने जमाने में होता था कि सा विद्या या विमुक्त है, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज यह है कि शिक्षा वही है जो रोजगार परक है। इसलिए हम बच्चों को वह तकनीक देने का प्रयास करें कि कल होकर के वह रोड पर भटकता हुआ नहीं दिखे। इसके बाद फिर और भी तकनीक है कि बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाना, सामाजिक समरसता का भाव लाना, यह सब शिक्षण के तकनीक के अंतर्गत आते हैं, और यह सबों का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर है शिक्षण की अवधारणा। हम जो भी विषय पढ़ाते हैं, यह सबसे बड़ा तकनीक है कि हम जो भी विषय पढ़ाते हैं उसके प्रति हमारे मन में जो है एकदम अच्छी भावना रहे। यह नहीं कि हम मान लीजिए कि संस्कृत का अध्यापन करने गए तो वहाँ मुझे यह लगे कि यह भाषा जो है बहुत अच्छी भाषा नहीं है। उस विषय के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारा जो विषय है, जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं, वही विषय सबसे अच्छा विषय है। फिर बच्चों को यह बतलाना है कि आखिर उस विषय की उपयोगिता क्या है। आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आखिर इससे आपको लाभ क्या मिल सकता है। यह विषय जो है आपके जीवन में यह विषय कितना आपको महान बना सकता है, और आप इस विषय को पढ़ करके कितनी बातों को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षण की अवधारणा। अब जैसे हम हिंदी ही पढ़ा रहे हैं तो उसको यह बताना कि हिंदी पढ़ने से क्या क्या लाभ है। जैसे आपको समाचार वाचन का जॉब मिल सकता है, टीचिंग जॉब मिल सकता है, विभिन्न प्रकार के आज कंपटीशन है जिसमें हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। यह भी बताना कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे अन्य भी देश हैं जहाँ की जाकर के हिंदी पढ़ाई जाती है। और फिर ब्लूम का जो एक सिद्धांत है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों पहलुओं पर मैंने अपने मन में विचार रखना और फिर बच्चों को उसके बारे में बताना कि किस तरह से जो है हम विकास कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम अंग्रेजी ही पढ़ा रहे हैं,
अब अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी के प्रति, अंग्रेजी शिक्षण के प्रति क्या अवधारणा होनी चाहिए। अब अंग्रेजी को बताना है तो बताएंगे कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज ब्राइट, इंग्लिश इज डेवलपिंग वेरी फास्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड, मोस्टली इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड यूज इंग्लिश, दे वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, दे वांट टू टॉक इन इंग्लिश। फिर उसकी क्या उपयोगिता है पूरा बताएंगे। जैसे है कि आज जितना वर्ल्ड लेवल का संस्था है, चाहे वह WHO है, चाहे वह सार्क है, चाहे UNO की भाषा है, सब जो है सबका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इंग्लिश है। फिर ये बताएंगे कि इंग्लिश जो है हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, इट इज ओनली इंग्लिश दैट ब्रिंग्स द पीपल इन ए प्लेटफॉर्म, वी कैन कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन विद द हेल्प ऑफ आवर लैंग्वेज इंग्लिश। ये सब बताना। अब ये बताना फिर अंग्रेजी में कि यह जो भाषा है और जैसे भाषा है वह कुछ देश तक सीमित है, लेकिन इंग्लिश जो है वह ऑल ओवर वर्ल्ड की भाषा है। वर्ल्ड में जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं वह जा कर के मैंने अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। यह कॉमर्शियल लैंग्वेज है। जितनी कंपनी वर्ल्ड लेवल में चलती है, ऑल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड रन देयर बिजनेस इन इंग्लिश। ये बताना। फिर इंग्लिश का बैंक कंपटीशन में क्या यूटिलिटी है, रेलवे में क्या है, BPSC में क्या है, सब बताना। फिर आज विश्व का कई ऐसा देश है जहां आज भी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, जैसे UK है, USA है, आयरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। यहाँ मदर टंग के रूप में इंग्लिश की पढ़ाई होती है। फिर सेकेंड लैंग्वेज में भी बहुत देशों में इसकी पढ़ाई होती है, जैसे इंडिया है, सिंगापुर है, यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में तो विश्व के सभी देशों में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। एक तरह से अगर कहा जाए तो इंग्लिश भाषा नहीं है बल्कि विंडो ऑफ वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि अवधारणा के अंतर्गत मेरे कहने का अर्थ है तकनीक में कि हम लोगों के मन में यह होनी चाहिए कि जिस भाषा का हम अध्यापन कर रहे हैं, हमारी जो वह भाषा है वह सर्वश्रेष्ठ है। उसको जा करके हमारे भाषा में जो है कहीं कोई कमी नहीं है। हम संस्कृत अगर पढ़ा रहे हैं तो हम बताएंगे कि संस्कृत किस तरह से जा करके जो है जननी है, सब भाषाओं की जननी है। हम बताएंगे किस तरह से संस्कृत का जो है भ्रातर जो है वो अंग्रेजी में ब्रदर तक कैसे पहुंचा है। हम एक एक पहलू पर विचार करेंगे ताकि बच्चे को जब लगेगा कि हमारी भाषा जो है वह बिल्कुल उपयुक्त है, यह हर दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है, तो आपको पढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी और बच्चे उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, अर्थात सीखने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षण की अवधारणा रहना जो है वह बिल्कुल जरूरी है। आप जो शिक्षण करते हैं उस शिक्षण के प्रति आपके मन में अच्छी भावना होना यह सबसे अच्छी बात है और तभी आप कुशल अध्यापन कर सकते हैं। उसको उपयोगिता से जोड़कर देखना। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट पर आता है शिक्षण की विधियां। हम कैसे किस विधि को अपनाएं ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। अब विधि में सबको एक ही विधि से नहीं बताया, सब चीज एक ही विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। कहीं कोई मान लीजिए प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करते हैं, कोई वैकल्पिक क्वेश्चन बना करके प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न प्रकार के
बातें हैं। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले है गद्य, कैसे हम गद्य शिक्षण करें, तो उसमें विश्लेषण करना। अब विश्लेषण क्या है, किसी बात को हम इस ढंग से रखें ताकि उससे संबंधित मैटर जो है बच्चे आसानी से समझ सकें। व्याख्या करना, अब व्याख्या क्या है, व्याख्या का अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन, या एक्सप्लेनो शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ मेकिंग प्लेन, किसी बात को इस तरह लाना ताकि उसको बच्चे को समझने में कोई परेशानी नहीं हो सके। तो गद्य शिक्षण में कई बातें आती हैं, जैसे विश्लेषण है, व्याख्या है, अर्थ कथन है, प्रश्नोत्तर प्रणाली। आप यूं कहानी पढ़ा देते हैं, निकल जाते हैं, बहुत से बच्चे उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। सीसीई में इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि एक पेज में कितने प्रश्न बन सकते हैं, और हम लोग सभी प्रश्नों का तैयारी कराते थे। प्रश्नोत्तर विधि से जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक एक लाइन से जो प्रश्न बन सकता है वह सारा प्रश्न जो है सॉल्व करने की उसमें क्षमता आती है। आप कहीं से पूछिए तो वह बच्चा जो है आसानी से आपको जा करके उसका उत्तर दे सकता है। फिर शिक्षण विधि में जैसे आप पद्य पढ़ा रहे हैं, यदि मान लीजिए कविता को आप पढ़ा रहे हैं और कविता को पढ़ाने के वक्त कोई पढ़ाने वाला अगर मायूस है, आप वीर रस के कविता को पढ़ा रहे हैं और लग रहा है कि आप कायर रस में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वह कविता जो है वह पढ़ाना है। अगर मान लीजिए पढ़ाना चाहते हैं तो वीर रस की कविता को जब पढ़ाते हैं तो आपके शरीर में भी उसी प्रकार की ताजगी होनी चाहिए। जैसे कविता में थोड़ा सा दो चार पंक्ति लेता हूँ। जैसे है एक पंक्ति, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दूं छंद नहीं, है कलम बंद स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन है वीरों का कैसा होश। कहने का मतलब है कि जब हम उसको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त वीरता का रस मेरे भी भाव में रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम कोई चीज पर चल रहे हैं, कहने का अर्थ है कविता के प्रवाह के साथ, कविता के प्रवाह के साथ आप में भी प्रवाह होना चाहिए। प्रसन्नता में प्रसन्न होना, वीर रस में जोश के साथ बोलना, कहीं मजाकिया कविता है तो उस भाव में आना। अर्थात पद्य जब हम पढ़ाते हैं तो पद्य भाव प्रधान होता है। अब नाटक है, नाटक के बारे में कहा जाता है कि यह गद्य की एक ऐसी विधा है या साहित्य की एक नाटक ऐसी विधा है जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान भी नहीं है वह भी समझ सकता है। देखते हैं कई नाटक का आयोजन होता है तो मूर्ख लोग भी उसको देखने जाते हैं, देखने नहीं जाते हैं। उस नाटक से अगर आप प्रश्न कीजिएगा तो वह मूर्ख व्यक्ति आपको उस प्रश्न का जवाब भी देगा। कहने का मतलब है कि नाटक के द्वारा जो है, अभिनय के द्वारा भी, खास करके कमजोर बच्चे जो हैं उसके माध्यम से ठीक ढंग से सीखते हैं। और नाटक जब हम पढ़ाते हैं तो क्लास में बच्चों को कुछ रोल दिया जाना चाहिए और वह बच्चे अभिनय करके अगर बताएंगे तो उससे जो है बच्चे आत्मसात ठीक ढंग से करेंगे। फिर व्याकरण शिक्षण है। वैसे तो भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण आवश्यक है, लेकिन अति आवश्यक नहीं। आवश्यक है लेकिन यह नहीं है कि हम पूरे उसी के बंधन में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, वह हिंदी ठीक ढंग से बोलता है, हम उसको कौन सा व्याकरण सिखाते हैं कि वह हिंदी बोल लेता है? व्याकरण क्या है? व्याकरण की एक उपयोगिता यही है कि जिस प्रकार नदी के दोनों तरफ तटबंध बना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के बगल में व्याकरण रूपी तटबंध को बना दिया जाता है। लेकिन
साहित्य का प्रवाह कभी कभी इतना तीव्र होता है कि व्याकरण के तटबंध को तोड़कर वह आगे बढ़ जाता है। फिर भी जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो हम उदाहरण से नियम पर आने का प्रयास करें। पहले एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल से जब हम रूल पर आएंगे तो बच्चे जो है उसको ज़्यादा आत्मसात करेंगे। फिर है अगला है कि जाकर के शिक्षक के कर्तव्य का ज्ञान, यह जो है एक प्रमुख पॉइंट है कि शिक्षक को के कर्तव्य का ज्ञान, शिक्षक को कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है। हम जो जा रहे हैं हमको यह जानकारी होना चाहिए कि हम जो जाते हैं वह टू टीच, इसको क्यों पढ़ाना है, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, वेयर टू टीच, whom टू टीच, ये सब का ज्ञान होना जो है जरूरी है। अब व्हाई टू टीच टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। जितना भी कहानी लिखा जाता है रचनाकार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को लेकर के उस कहानी का की रचना है। एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि इस तकनीक को वो अपने ऊपर लाएं कि आखिर जो हम यह लेसन पढ़ाने जा रहे हैं या आखिर हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। फिर हाउ टू टीच, किस तरह से मेथड का यूज करें ताकि बच्चा आसानी से वह समझ सके। और फिर है व्हेन टू टीच, कहने का मतलब है कि क्लास में माहौल होना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और आप भी अपना काम कर लिए और चले गए, या नहीं। पहले क्लास का वह माहौल बनाना ताकि हम जो पढ़ाएं उसको बच्चे ठीक ढंग से आत्मसात करें। और वेयर टू टीच एक ही विषय है, जब हम छोटे कक्षा में पढ़ाते हैं उसका स्तर, और फिर उसी विषय को हम अगली कक्षा में जाते हैं तो उसका स्तर एक सिंगुलर प्लूरल कक्षा 2 में भी पढ़ाया जाता है और वही हम लोग 6 में भी पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ भी हम यही पढ़ाएं कि एफ या एफ को भी एस को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है सिर्फ, तो वहाँ काम नहीं चलेगा। वहाँ हमको उस नियम का एक्सेप्शन बताना पड़ेगा। फिर जो फॉरेन वर्ड्स के जो सिंगुलर प्लूरल बनते हैं जैसे एजेंडम है, एजेंडा है, डिक्टम है, डिक्टा है, ये सब चीज़ बताना उन्हें। कहने का मतलब है इसका जानकारी होना चाहिए कि वेयर टू टीच, हम कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। और फिर है whom टू टीच, किनको पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब उसमें पात्रता ना, ताकि वह जब पात्र बन जाएगा तो वह विषय वस्तु को जो है वह ठीक ढंग से वह समझेगा और वह आगे बढ़ेगा। शिक्षक के कर्तव्य में पहले भी हालांकि चर्चा हो गई है। शिक्षा के उद्देश्य में इसको ले आए थे कि शिक्षण के उद्देश्य का भी जानकारी रहना चाहिए तकनीक में। विषय की पूर्व तैयारी करना यह शिक्षक का कर्तव्य है। विषय में रोचकता ना, विषय ऐसा ना हो कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं। व्यक्ति को एकदम मैंने क्लास में शिक्षक को जिंदा दिल रहना चाहिए, उसको मुर्दा दिल नहीं रहना चाहिए। अर्थात क्लास में जब हम रहते हैं तो हमको प्रसन्न रहना चाहिए। इससे जुड़ी हुई 2 पंक्ति है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। मस्जिद तो बना दी सब भर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। कहने का मतलब है कि एक जिंदा दिल व्यक्ति ही हर कुछ को ठीक ढंग से ला सकता है। बच्चों में हौसला जाया करें, हौसला लाना। बच्चे कभी अपने को कमजोर नहीं समझे। कभी कभी होता है कि बच्चों को अपने ताकत का ज्ञान नहीं रहता है, मैंने हम क्या कर सकते हैं यह जानकारी बच्चों को नहीं रहती।
वो अपने को कमजोर समझने लगता है। उसको मैंने उस बच्चे में जा कर के एकदम कोमलता की भागी, मैंने उसमें हौसला जाया करना, उसमें एकदम एक नया ताकत का संचार करना, और ताकत का संचार करने पर वह बच्चा जो है अपने आप में एक ताकत का महसूस करेगा और आपको वह काम करके दिखाएगा जो आपको लगेगा कि इस बच्चे के लिए यह असंभव है। अब ये नहीं है कि बहुत बच्चों की कुछ लाचारी होती है, किसी की आर्थिक लाचारी, इसके बारे में हम कहे हैं भिन्नता वाला ज्ञान के में कहे थे, उसमें बताया गया था सभी बच्चों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन उसी में उसको कहना कि गरीबी जो है वह किसी के प्रतिभा को दबा नहीं सकता है। उनको यह बताना कि व्यक्ति की प्रतिभा नदी की धारा की तरह होती है, जिस पर अगर बांध भी बनाया जाए तो वह किसी न किसी होकर के जरूर गुजर जाएगी। हम बांध बना करके उस धारा को रोक नहीं सकते हैं। बच्चे को यह बताएं, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना हिम्मत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेती है जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वह कभी रोशनी के किसी का मुहताज नहीं। कहने का अर्थ है कि बच्चों में वह क्षमता लाना कि वह परिस्थिति का मुकाबला कर सके। फिर शिक्षण को आवश्यकता से जोड़ो। हम पहले भी चर्चा किए हैं कि शिक्षण, जो आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित की क्या आवश्यकता है, भाषा जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, अंग्रेजी पढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा, संस्कृत पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, कि संस्कृत जो यदि तुम अच्छा से पढ़ोगे तो इस लोक की बात तो छोड़ दो, परलोक जाने में भी तुम्हें सहायता मिलेगी, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारा जो है आध्यात्मिक विकास होगा। शिक्षा को समसामयिक घटना से जोड़ो। हम जब अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, तो उस समय शिक्षा जो हम बच्चों को दे रहे हैं उसको, किताब की उस घटना को हम वर्तमान घटना से जोड़कर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि हनुमान जाकर के, मैंने यदि हम बता रहे हैं क्लास को कि जाकर के हमारे सैनिकों ने दूसरे देश में जाकर बम विस्फोट किया और जाकर के कई विदेशी सैनिक को अर्थात अपने दुश्मन को धराशायी कर दिया, तो हम उसको अपने आध्यात्मिक पुस्तक रामायण से जोड़कर बता सकते हैं कि हमारे सैनिकों ने उसी तरह कर दिखाया जिस तरह हनुमान ने लंका में जाकर किया था। अर्थात हम उसको घटना से जोड़ सकते हैं। शिक्षण को सरल बनाकर प्रस्तुत करना। होता क्या है कि जब कोई बात बच्चों को आप बता दीजिए कि यह बहुत कठिन है, यह जो है आपसे नहीं होगा, तो बच्चे जो है वह काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। इसलिए हम जो भी विषय पढ़ाते हैं, चाहे वह गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, हम अपने विषय वस्तु को सरल बनाकर प्रस्तुत करें। अगर हमारा विषय सरल होगा तो बच्चे को आत्मसात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और शिक्षण के कर्तव्य से जुड़ा हुआ एक बात और है कि शिक्षक को क्लास में जाकर अपने कार्य को भार नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेवारी समझना चाहिए। मुझे यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने निर्वाह करना है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रेशर है, हम प्रेशर मुक्त होकर के काम करें, हम यह सोचकर काम करें कि हम बच्चों के निर्माण में लगे हुए हैं और ऊपर वाले ने मुझे यह सौभाग्य दिया है कि यह नहीं कि चलो
हमारे कई ऐसे कलीग हैं जो अच्छे अच्छे पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं और ऊपर वाले ने मेरे साथ अन्याय किया कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका। यह जिम्मेदारी पूर्वक मन से काम को करना, क्योंकि मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण है। ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। व्यक्ति को कभी भी अपने मन से कमजोर नहीं होना चाहिए। और फिर स्वाध्याय के प्रति तो शिक्षक को जागरूक रहना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पहले किसी चीज़ के लिए मार्ग को जानना जरूरी है और तब फिर आप उस मार्ग पर चलिए। आप पहले मटेरियल्स जमा कीजिए और तभी आप जा कर के शिक्षण का काम कीजिए। कहने का अर्थ है कि कोई भी शिक्षक, सामान्य शिक्षक भी बहुत सुंदर शिक्षक बन सकते हैं इन तकनीकों को अपनाकर। यदि कोई व्यक्ति, हम लोग संकल्प तो लेते हैं कि स्वाध्याय करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। अगर कोई शिक्षक रोज कम से कम 1 घंटा भी स्वाध्याय पर समय दे तो उनका जो शिक्षण होगा वह दूसरे की तुलना में काफ़ी प्रभावी होगा और उसका शिक्षण बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। वह शब्दों के जाल में बच्चों को फंसा कर नहीं रखेंगे, बल्कि टू दी पॉइंट क्लास में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज का विषय था शिक्षण का तकनीक, जिसमें मुख्य हुआ भिन्नता का ज्ञान रखना, जिसमें हम बताए थे कि व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक भिन्नता, वैचारिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, इस सब प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य का ज्ञान होना जरूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं इसका तो मुझे ज्ञान होना ही चाहिए। उसके बाद शिक्षण की अवधारणा होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति गुड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शिक्षण के अच्छे विधि का प्रयोग होना चाहिए। गद्य का अलग विधि होना चाहिए, पद्य का अलग, नाटक का अलग, फिर व्याकरण को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए। और फिर शिक्षक के जो कर्तव्य हैं वह भी तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उस तकनीक का, शिक्षक के कर्तव्य का भी मुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए। तैयारी करके आना, विषय को कोमलता से रखना, विषय को आवश्यकता से जोड़ना, विषय को समसामयिक घटना से जोड़ना, शिक्षण को सरल बनाकर प्रस्तुत करना, शिक्षण को भार न समझकर जिम्मेदारी समझना। तो इन सब बातों को अगर हम अपने में आत्मसात करें तो हम शिक्षण के प्रभावी तकनीक को अपना सकते हैं और हमारा शिक्षण हमारे लिए भी उपयोगी हो सकता है और बच्चों के लिए तो उपयोगी होगा ही। बस इतना ही।